हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में बचे हुए त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं तो इसे बाहर कुछ रहने वाला नहीं एग्जाम में। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वर्ग के विकर्ण का। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। ये वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग का वर्ग का विकर्ण का मान कितना दिया है, 16√2। यहाँ पे लिखेंगे √2 गुने भुजा। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, यानी हम लोग का मान प्राप्त होगा 16 बराबर भुजा, यानी भुजा का मान कितना है 16। आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, भुजा बराबर में 16 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान कितना है आपको 16 सेंटीमीटर। यानी 21 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर होगा आपका बी नंबर सही उत्तर होगा, क्योंकि वर्ग का यहाँ पे भुजा पूछा गया है जिसके लिए आपको विकर्ण दिया था। विकर्ण का फॉर्मूला होता है 16√2, तो हम लोग विकर्ण के जगह पे वर्ग का विकर्ण के जगह पे 16√2 लगाए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ भुजा, इसका फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। यहाँ √2 से √2 कट गया, यानी 16 आया, 16 इसका भुजा का मान हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो, यानी ए आर का मतलब एरिया ऑफ, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर नीचे कह रहा है कि ए आर जो है डी ई एफ दे रहे हैं और ऊपर ए आर दे रहे हैं आपको ए बी सी। तो बताइए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हम लोग का भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, या समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु हो, अगर वो समरूप है उस कंडीशन में, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो समान रूप का ही होगा। जब दो समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे समरूप ही होगा ना, समबाहु। इसके लिए हम आपको पिक्चर बना के बता देते हैं। इधर से मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज, इसका सब भुजा बराबर होता है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर से हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समबाहु त्रिभुज का। तो ये दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है तो दोनों समान है, समरूप है, यानी दोनों समान, यानी दोनों समबाहु है तो समान भुजा है, तो समरूप हुआ। यहाँ पे संगत भुजाएं बराबर होंगे आपस में, इसीलिए तो मतलब कि ये समान रूप का है। तो संगत भुजा का शर्त होता है, संगत भुजा जब दो समरूप त्रिभुज हो तो उसके संगत भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर हो जाता है। उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के यानी वर्गों का अनुपात होता है। तो चलिए उसी हम लोग लॉजिक से चलेंगे। यहाँ पे हम लोगों को ए आर त्रिभुज ए बी सी भट्टा के नीचे ए आर त्रिभुज डी ई एफ हमको पूछा जा रहा है। तो इसमें से कोई दो भुजा ले लेंगे। मान लीजिए पहला त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ है। इसमें हम ए बी के संगत ले लेंगे, ए बी के संगत लेंगे डी ई, ए बी का संगत डी ई। यहाँ पे ए बी का संगत डी लेंगे, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वर्गों का अनुपात होता है, वर्गों का यानी वर्ग का स्क्वायर का अनुपात होता है। यहाँ पे हमको भुजा दिया है, क्रमशः भुजा यहाँ दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, दूसरा 3। तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे। पहले तो ये कट जाएगा, आपको कट के देगा कितना 2, और नीचे आएगा 1, यानी आपको 2/1 का होल स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसको जब हम अनुपात में लिखेंगे तो 4:1 लिखेंगे, यानी 4:1 सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर के लिए। देखिए आपको यहाँ पे समरूप जैसा चीज कहीं नहीं कहा। समरूप जब नहीं कहा तो आप इसके संगत भुजा के वर्गों का अनुपात में नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए एक शर्त दिया ना यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है समबाहु है, समबाहु है जिसका और तीनों भुजा समान है, तो वो समरूप ही हुआ ना, समान है, यानी भुजा समान है।
एस एस समरूपता से, यानी एस यानी साइड, साइड समरूपता से, तो ये तो समरूप होगा, तो उस हिसाब से ये कहती है समरूप है, तब जाकर के यहाँ भुजा अनुपात वाले फॉर्मूला लगाए। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। यदि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, इसने तो पहले ही कह दिया कि ये दोनों समरूप है, तो बी सी 4 सेंटीमीटर और ई एफ 5 सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तब डी ई एफ का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं क्षेत्रफल को, बस हम लोग लिखेंगे ए आर से, क्षेत्रफल को लिखेंगे ए आर। ए आर यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी पट्टा के नीचे ए आर त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ बराबर, बराबर में होगा भुजा, यानी मान लीजिए एक त्रिभुज का पिक्चर बना लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये त्रिभुज है, अब यहाँ पे इसमें एक समानांतर रेखा हम लोग इसको बनाएंगे, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज इसमें समानांतर रेखा नहीं, एक दूसरा त्रिभुज में हमको बनाना है डी ई एफ, यानी एक दूसरा त्रिभुज का निर्माण करना है, जो है डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज है डी एफ, इसका मान देंगे डी, नाम देंगे डी ई एफ। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग जो दो त्रिभुज का जो संगत भुजा लेंगे, यहाँ पे दिया रहा है बी सी का मान 4 और ई एफ, ई एफ देखिए कहाँ पे, ई एफ नीचे है, ये इसके संगत भुजा दे रहा है, यानी बी सी बट्टा के नीचे ई एफ, यानी नीचे वाला ई एफ का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यही सब जानते हैं समरूप त्रिभुज से, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज पहला और एरिया ऑफ त्रिभुज दूसरा, तो अनुपात को आगे, यानी जो भुजा के अनुपात के वर्ग के अनुपात होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो बी सी का मान यहाँ से 4 दिया हुआ है, यानी 4 बट्टा के नीचे ई एफ का मान दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 5, और इस साइड में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80। अब ए आर त्रिभुज डी ई एफ का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। पहले ये 4 से कट जाएगा, 20 चौक 80 यानी 20 मरतबे, तो ये 1 मरतबे ऊपर कट गया, 4 मरतबे, 4 से ये 1 मरतबे कटा, ये 20 मरतबे कट गया, यानी 20 से जब गुना होगा 5 में, पहले हम लोग ए आर में गुना कराएंगे इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ में 1 से क्रॉस जब गुना होगा, तो ए आर त्रिभुज डी ई एफ ही रहेगा। और इस साइड में 5 से जब 20 में गुना होगा तो कितना होगा, 100, कितना आएगा 100, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का उत्तर आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में, ये नंबर ऑप्शन में है 23 नंबर का, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है, यानी डी ई एफ का जो क्षेत्रफल आया है इस त्रिभुज का, वो आया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, 24 नंबर प्रश्न में दिए गए त्रिभुज डी एफ जी में एल एम जो है वो समांतर है एफ जी, तो यानी समांतर है एफ जी का, यानी एल एम समांतर है एफ जी का, तो एल ई का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए तो बगल में यहाँ पिक्चर सवाल नहीं दिया हुआ है पहले से, कि आपको यहाँ पे समांतर कैसे है, एल एम समांतर एफ जी का नीचे समांतर रहती है। तो थेल्स प्रमेय से आपको अच्छे से पता है कि जब एक ही त्रिभुज में एक समानांतर भुजा रहे बीच से काटे, जब एक दो भुजा को मध्य, मतलब कि बीच में दो बिंदु जब काटता है, उस मिलाने वाली रेखा को जब हम समानांतर नीचे वाला रेखा का होता है, तो वो थेल्स प्रमेय में पढ़ना है। यानी एक त्रिभुज ऐसे है, अब फिर एक इस भुजा पे एक बिंदु, इस भुजा पे एक बिंदु है, दोनों भुजा पर। अब इसको जब मिलाएंगे तो नीचे वाला भुजा की ये समानांतर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला लगता है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय के फॉर्मूला से ही इसको हल करेंगे। चलिए हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एल, ई वाला भुजा, ई वाला पट्टा के नीचे नीचे वाला भुजा एल एफ, एल एफ बराबर इस साइड का आप लिखेंगे, उस साइड में लिखेंगे ई एम पट्टा के नीचे एम जी, एम जी। ई एल का तो यहाँ पे माने निकालना है, वाट ई एल का, और यहाँ पे सारा चीज का मान दिया हुआ है, बताइए नीचे वाला का मान दिया हुआ है ई एल, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और एल एफ का मान हमको दिया है 7.2। ई एम देखिए, ई एम का मान 1.8 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एम जी का मान दिया हुआ है, यानी एम जी का मान आपको दे रहा है 5.4, 5.4 हम लोग एम जी के जगह पर रख लेंगे।
5.4। अब हम लोग इसको क्रॉस गुना करा लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 18/54 होगा, तो 18 तो ये 54 यहाँ पे नीचे कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जब क्रॉस गुना कराएंगे, ऊपर एक मरतबे नीचे, और नीचे 18 से 3 मरतबे, 18 से ऊपर एक मरतबे, तो 1/3 इधर आएगा, इधर जो वैल्यू आएगा वो 1/3 आएगा, और इस साइड में जो आएगा वो आएगा EL बट्टा के नीचे 7.2। थोड़ा सा और हल होगा ये। क्रॉस जब गुना करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 3EL क्रॉस गुना होगा तो 3 से EL में और 1 से 7.2 में गुना होगा, यहाँ पे होगा 7.2। जब इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे होगा 10। अब यहाँ पे हम लोग 3 को जब इधर भेजेंगे, ये जब गुना में है तो भाग में आएगा, यानी EL बराबर 7, यानी 72। अब 72 7.2 नहीं बल्कि 72/10 गुने 3 यहाँ पे आएगा, 3 से कट जाएगा, 24 दिया 72, 24 दिया 72, यहाँ 24 मरतबे, और 2 से कट जाएगा ये 12 मरतबे, 2 से कट जाएगा 5 मरतबे, यानी EL का जो मान आएगा, EL का ये आएगा 12/24 नहीं कट चुका है वो, 12 कितना आएगा, 12/5 आएगा, 12/5। अब इसको भाग दे देंगे 12 और 5 में, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 2, और बचेगा 2, 5 चौका 20 यानी 4, यानी 2 दशमलव, यहाँ से आप देखेंगे 2 दशमलव मान आएगा आपका कितना, 4, 2.4। 2.4 बी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए हम लोग का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा 24 का बी। 25 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, कह रहा है यदि एल समानांतर है एम, यानी एम का, तो यानी यदि एल समानांतर है एम को, ऐसा हो तो तब ए का मान हमको बताना है, यानी एल एम भुजा जो दो है ये समानांतर है, एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। यहाँ पे आकृति को आप सही से देखेंगे, आकृति को ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पे जो दो भुजा है समानांतर है, तो ये 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ना है। जब दो भुजा समानांतर है, एक तीसरी भुजा जब तो समानांतर भुजा को काटती है, तो यहाँ पे 8 कोण का निर्माण होता है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, 7, 8 करके ऐसे। इसमें संगत भुजा, एकांतर कोण, और सॉरी फिर एकांतर कोण और संगत कोण जैसा चीज उसमें पढ़ना है, शीर्षाभिमुख कोण जैसा चीज पढ़ना है। यहाँ पे संगत कोण है, ये यहाँ संगत कोण दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ भी नीचे का इस साइड का कोण है, यहाँ भी नीचे का और इस साइड का कोण है, तो ये संगत कोण हुआ। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संगत कोण से, किस कोण से चलने पर, संगत कोण के शब्द से चलने पर 3a प्लस का 60 डिग्री बराबर 4a प्लस का 40 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, ए को एक तरफ गलत बुला लेंगे, यानी 3a पहले से है, माइनस का यहाँ पे 4a बराबर 40 पहले से है, प्लस का 60 है, तो यहाँ पे माइनस का होगा 60। अब यहाँ पे 4 में से जब 3 घटेगा तो माइनस का बचेगा सीधा ए, और यहाँ पे जब 60 में से 40 घटेगा तो बचेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ए का मान आएगा आपका 20, यानी 20 डिग्री। यहाँ पे हमको ए का मान ही बताना था, यहाँ सवाल में देखिए ए का मान क्या होगा जब ये दोनों रेखा समानांतर है। तो इसमें हम लोग संगत कोण के मतलब कि हम लोग शब्द से चलने पर हम लोग का आसानी से इसका मान आ गया कितना, ए का मान 20 डिग्री। ऑप्शन में सी नंबर में है, इसीलिए 25 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी पर 90 डिग्री है, यदि ए सी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान निकालिए। चलिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण समद्विबाहु, क्योंकि इसमें 90 डिग्री भी है और समद्विबाहु भी। चलिए समकोण समद्विबाहु का निर्माण हम लोग करेंगे। ऐसा त्रिभुज का निर्माण होगा, सिर्फ अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, समकोण भी हो समद्विबाहु भी हो। आप यहाँ पे ध्यान से इस त्रिभुज को देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक कोण जो है इसका 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कोण सी। यहाँ पे देखिए सवाल में लिखा हुआ है कोण सी पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ही होगा सी। अब कह रहा है कि ये दो भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी ए सी 6 सेंटीमीटर है, यदि ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यहाँ पे जब हम ए लिखेंगे तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर।
नीचे का भुजा ऑटोमेटिक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ही कर दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा बराबर होगा, और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त में दो भुजा बराबर होते हैं, और दो भुजा से जो बने हुए कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यहाँ 90 है तो इसका मतलब है कि यहाँ 45 और यहाँ पे 45 होगा। खैर हमको कोण नहीं बताना है, हमको ए बी भुजा की मान बताना है, तो बी यहाँ पे होगा, ए बी यानी ये कर्ण बताना है। तो कर्ण बताना है तो इसके लिए हम कर्ण के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यानी कर्ण बराबर में रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं आधार आधार का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 सेंटी, 6 सेंटी तो 6 का स्क्वायर। लंब का काम भी 6 है, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 6 एक 36, 6 का स्क्वायर 6 एक 36, 6 का स्क्वायर 6 एक 36, यानी दो बार लिखेंगे 36 36, 36 36 कितना आएगा 72। हम लोग 72 को रूट से बाहर निकालेंगे, तो 72 के लिए आपका आएगा रूट से बाहर 72 को हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगेगा, जब इसको हम लोग लगाएंगे 2 से लगेगा 36, 2 से लगेगा 18, 2 से लगेगा 9, 2 से लगेगा सॉरी 3 से लगेगा 3, यानी यहाँ 2 का और 3 का जोड़ा पुर जाएगा, यानी रूट के अंदर जो है एक 2 का जोड़ा पुर जाएगा, एक 2 रह जाएगा, और एक 3 का जोड़ा पुर जाएगा, यानी रूट से बाहर 2 गुने 3 निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, यानी 3 दूनी 6 रूट से बाहर निकलेगा, 2 अंदर रह जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर होगा, यानी 6 रूट 2 सेंटीमीटर। यानी कर्ण का मान जो आएगा यहाँ पे ये मान आएगा 6 रूट का 2 सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें ए बी भुजा, तो हमको मान निकालना था, ए बी भुजा का मान कितना निकला, ए बी 6 रूट 2 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन में कितना है 6 रूट 2 कहाँ पे है, यानी बी नंबर में है, इसलिए बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 25:64 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजा का अनुपात जब पूछे, यानी भुजा का अनुपात पूछे या क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। आपको हम पीछे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका पूरा का वर्ग कर देंगे, पूरा पूरा वर्ग कर देंगे, यानी वर्ग मतलब रूट चढ़ा करके इसको वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर 25 का स्क्वायर होता है ना 5 का, यानी ये 5 बाहर निकल जाएगा। यहाँ आप सवाल में ही देखेंगे यहाँ पे, यानी 25 अनुपात हम लोग को 64 दिया, ये जो है 25 जो है इस पे भी वर्ग और इस पे भी वर्ग कर देंगे, यानी पूरा 5 का स्क्वायर आता है क्या, यानी 25 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 64 जो है 8 का स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग को रूट से बाहर क्या निकलेगा 5 और 8, इसीलिए हम लोग को 5 अनुपात होगा 8, यानी भुजाओं संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:8, यानी सी नंबर सही उत्तर होगा। देखिए जब आपसे सवाल में पूछा जाए कि हम आपको संगत भुजा मान लीजिए कि 2:3 दे रहे हैं संगत भुजा, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया, क्षेत्रफलों का अनुपात, ताकि इसी को स्क्वायर लगा दीजिए, 2 दूनी यानी 4:3 क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, अब भुजा दिया हुआ हो तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है अब भुजा का अनुपात पूछे तो वहां पे हम लोग उसको वर्ग कर देंगे, यानी रूट रूट से वर्ग निकालते हैं वैसे वर्ग निकाल देंगे, रूट चढ़ा करके उसको यानी कि वर्ग निकाल देंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करके उसका वर्ग, यानी ये कितना का स्क्वायर है ये पता करेंगे, वो आ जाएगा भुजाओं का अनुपात। अगर आप ये सवाल समझ गए होंगे, ये बहुत छोटा आसान सवाल होता है, यानी मतलब सवाल तो देखिएगा तो आप ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के मतलब उस शर्त पे है जहाँ पे संगत भुजाओं के वर्गों का ये पूरा एक प्रोसेस पे बनाना होता है, लेकिन आप उतना प्रोसेस कीजिएगा तो ऊपर भी आंसर आपको 5:8 ही आएगा। आप अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि जब ये त्रिभुजों का अनुपात जब दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात रूट से बाहर निकलेगा, ऐसे मतलब उसका वर्ग क्या होगा ये पता करना है, और जब उसका भुजा का अनुपात दिया हुआ तो उसको स्क्वायर करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर समकोण बनाता है, तो निम्नलिखित में से कौन इसके लिए कथन सत्य होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो कह रहा है कि सी पर क्या बनाता है, सी पर बनाता है 90 डिग्री, सी कोण पे समकोण बनाता है, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ सी पर समकोण बनाता है, तो सी यहाँ है तो मतलब यहाँ 90 डिग्री बनाता होगा। ऐसे पीछे हम लोग इससे सवाल है, पीछे इसी से रिलेटेड सवाल पढ़े हैं, तो यहाँ हम लोग ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। अब ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण तो है ही क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, और ये दोनों भुजा बराबर है यहाँ,
बराबर, क्योंकि AC और AB बराबर रखेंगे तब तो ये समद्विबाहु भी होगा, तो ये समकोण भी हो गया, समद्विबाहु भी हो गया, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें हमको बताया जा रहा है कि बताइए इसमें से कथन कौन सत्य है। तो चलिए, ये समकोण के लिए हम एक शर्त जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर का, कर्ण इसमें AB काम कर रहा है, AB कर्ण का, तो कर्ण बराबर में आधार का मान है, आधार का यहाँ पे मान है AC, AC का स्क्वायर प्लस, और आधार का मान है BC और लंब का मान है AC, तो BC का स्क्वायर फिर आधार के लिए लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये समद्विबाहु है तो यहाँ पे दो भुजा बराबर है, यानी AC बराबर है BC का, AC बराबर है BC का। तो AC जब बराबर है BC का तो हम लोग यहाँ से AC के जगह पे BC और BC के जगह पे AC रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग AC रहने देते हैं, BC के जगह पे, BC के जगह पे AC रखते हैं, AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर हम लोग को प्राप्त होगा, AC AC है तो AC AC है तो सेम चीज है, तो 1 1 मिलकर यानी 2, यानी 2AC स्क्वायर। ये देखिए तो ऑप्शन में कहीं पे है, अगर नहीं है तो आप इसके जगह पे AC के जगह पे BC रख सकते हैं। खैर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर AC के रूप में ही है, एक जगह है, देखिए यहाँ पे है AB का स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर बराबर में 2AB दिया, ये गलत है, बी गलत है, और BC स्क्वायर में 2AC दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, और यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, तो त्रिभुज का, यानी कौन सा वो त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको PQ स्क्वायर बराबर में PR स्क्वायर जो RQ स्क्वायर दिया हुआ है, यानी लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, तो समझिए उसी पर दिया हुआ है, आप इसको गौर से देखिए, तो ये का मतलब है कि समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी कोई समकोण त्रिभुज ही होगा तभी तो आपको कह रहा है यहाँ पे कि एक लंब कर्णधार वाला बात दिया जा रहा है आपको, इसका मतलब है कि वो समकोण त्रिभुज ही होगा। यहाँ पे 90 डिग्री अगर कहाँ बनेगा समकोण, तो देखते हैं यहाँ पे कथी कर रहा है, PQR क्या कर रहा है, PQR में PQ यानी ये कर्ण है, PQ क्या होगा, PQ क्या है, कर्ण है, P और Q पक्का कर्ण है, तब तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर दिया हुआ है, आप यहाँ सवाल में देखेंगे, यानी PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर जो RQ का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब PQ पक्का यहाँ है, कहाँ, यानी ऊपर है, एक शीर्ष उसका नीचे है, क्योंकि यहाँ पे लंब बराबर कर्ण बराबर में ही तो दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हम समझ गए P ऊपर है और Q नीचे है, तो नीचे क्या होगा, समकोण पे कौन होगा, R होगा, यहाँ पे कौन होगा, R होगा, यानी समकोण बनाने वाली जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा, यानी इस त्रिभुज का कौन सा कोण जो है समकोण बनाएगा, R कोण पर समकोण बनेगा, इसीलिए सही उत्तर R हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है और इसका क्षेत्रफल होगा, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है, इसका शर्त आपको अच्छे से पता होगा, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सब भुजा बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके लिए, जैसे मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका सब भुजा बराबर है, यहाँ पे A, AB A, AB A, यानी इसका भुजा दिया है तो इसका सब भुजा बराबर है। इसका मतलब इसमें सवाल कहाँ पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल सीधा पूछ रहा था, क्षेत्रफल तो जब भुजा दिया हुआ है ए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट में 3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का ए है तो ए का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का ये वाला मान सही होगा। तो √3/4 A², देखिए इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, √3/4, √3/बी नंबर ऑप्शन में √3/4 A², यानी बी नंबर सही उत्तर होगा। ये फॉर्मूला था, ये सवाल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल भले पूछा गया हो लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे एक भुजा ही दे लेता है, क्योंकि सवाल भुजा पे था। ठीक है, हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी कोई त्रिभुज जो है वो दो कोणों का योग जो उसका है वो तीसरे कोण के योग के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो तब वो त्रिभुज का कोण क्या होगा, निम्न में से नीचे दिया जो हुआ है इसमें से कौन होगा। तो मान लीजिए कि दो कोण
तीसरे कोण के योग के बराबर है, मतलब इसको योग करने पर तीसरा कोण उड़ जाना चाहिए। मान लीजिए पहला कोण 45 है, दूसरा कोण 45 है, तो जोड़ने पर कितना उड़ गया? 90। एकदम सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए थोड़ा देर के लिए सही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि तीसरे तीसरे कोण को बराबर पुड़ना चाहिए यहाँ पे, तीसरे कोण का। चलिए पुड़ भी गया दोनों के जोड़ने पर। लेकिन फिर नीचे कह रहा है यदि उस दोनों कोणों के फिर अंतर 50 ही पुरना चाहिए, यानी 45 में से घटाएंगे तो उसे घटाओ 50 पुरना चाहिए, तो 45 में से घटाएंगे तो 0 पुरेगा ना, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और बी को चेक करेंगे तो 20 और 70 को जोड़ने पर यानी योग करने पर तीसरा जो कोण आएगा वो कोण 90 पुरना चाहिए, तो दोनों को देखिए तो प्लस करने पर 20 70 को 90 पुर जाएगा, और घटाने पर यानी अंतर करने पर 50 पुरना चाहिए, तो हाँ 70 में से 20 घटेगा तो 50 ही पुर जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है इस बात को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। दो यानी समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसके कहना है? यानी कह रहे हैं कि दो यानी कि समान कोणिक त्रिभुज है, समान कोण यानी कोण समान है, यानी दो त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हुआ, फिर एक त्रिभुज हुआ यहाँ पे, सब इसका कोण यहाँ पे 60 है, इसका कोण अगर 60 है, यहाँ का कोण 60 है, यहाँ का कोण भी 60 है, चाहे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 30 90 करके ऐसा कुछ है, तो यानी अलग अलग भी कोण है, लेकिन हाँ यानी कोण जो है समकोणिक है, दो त्रिभुज है लेकिन कोण क्या है? समान है, यानी इसका अगर 60 है तो यहाँ भी इसका 60 है, 60 है, ऐसे करके। तो इसका मतलब हुआ ए ए ए समरूपता से, यानी एंगल 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 समरूपता। ये समरूपता का शब्द जो है वो थेल्स प्रमेय में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? थेल्स प्रमेय। एंगल एंगल समरूपता, ठीक है। उसके बाद साइड साइड समरूपता या साइड एंगल समरूपता या एंगल साइड एंगल समरूपता, ये सब चीज जो है यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा भुजा समरूपता और कोण कोण समरूपता, ये सब थेल्स प्रमेय में पढ़ना है। तो यहाँ पे कहा ना कि समकोणिक है, यानी समान कोण, दो त्रिभुज है और उसका कोण क्या है? समान। यहाँ 60 अगर मान लीजिए, चाहे कोई त्रिभुज है, जो एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ऐसा है, तो यहाँ पर 70 डिग्री है, तो इसका भी यहाँ पे कितना? 70 डिग्री। इसका यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका भी क्या? 30 डिग्री। और यहाँ पे 80 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका भी क्या? 80 डिग्री। यानी दो त्रिभुज का कोण क्या है? बराबर, यानी समान है। ए यानी एंगल 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 समरूपता से कति होगा? समरूप त्रिभुज होंगे। इस कारण से यानी ये बात जो है ये थेल्स के लिए सेटिस्फाइड है, इसीलिए थेल्स पर में थेल्स नाम सही होगा। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में डीई यानी समांतर है बीसी का, और एडी बट्टे के नीचे डीबी बराबर में 5/3, तो एई बट्टे एसी का मान हमको बताना है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि एक एबीसी त्रिभुज है, एक ए बी सी कोई त्रिभुज है, क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, एबीसी एक त्रिभुज है, और इसमें डी और ई बीसी भुजा के समानांतर, यानी डी ई इस प्रकार है, किसके भुजा के समानांतर है? बीसी, यानी यहाँ डी होगा, यहाँ ई होगा, इसका मतलब इसके समानांतर है। अब कह रहा है कि ए डी बट्टे के नीचे बी डी, यानी ये एक तरफ का भुजा का मान आपको दे रहा है, ए डी बट्टे, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार आपको दे रहा है, ये थेल्स प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। अब यहाँ ए डी बट्टे डी बी बराबर आपका 5/3 मान दे रहा है, तो बताइए ए ई इधर का जो भुजा है, यानी कथी पूछ रहा है आपको? यानी ए ई बराबर में ए ई बट्टे के नीचे ए सी का मान क्या है? ए ई बट्टे के नीचे ए सी का मान, तो पहले हम लोग थेल्स प्रमेय से इसका हम लोग अनुपात लिख लेते हैं। ए डी बट्टा के नीचे डी बी बराबर ए ई बट्टा के नीचे ई सी, ये होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार एक तरफ के दोनों भुजा का अनुपात, फिर दूसरी तरफ के दोनों भुजा का अनुपात हम लोग लिख लिए थेल्स प्रमेय से यहाँ पे। अब कहा जा रहा है इसमें हमको इसका जब मान बताना है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग के यहाँ से मान क्या निकल के आएगा? यानी ए ई बट्टा के नीचे पी सी, इसका मान निकल के आएगा आपका 5/3, यानी ए का मान अनुपात में 5 आएगा और इसका 3 आएगा, जैसे इसका 5 है अनुपात और इसका 3 है।
लेकिन यहाँ पे हमको ए बटे ईसी का मान नहीं, एसी का मान पूछ रहा है, पूरे एसी, तो पूरे एसी को जोड़िए अनुपात में, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी हमसे पूछा गया, यानी ए बटे में एसी, तो यहाँ ए का मान तो 5 है और पूरे एसी का मान 5 3 8 है, तो इसलिए हम 5/8 सकते हैं, यानी हम लोग का सही उत्तर होगा 5/8, यानी 5:8 का है 5/8, देखते हैं 5/8 कहाँ पे, सी नंबर में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 34 के लिए सी। चलिए 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजा कितना अनुपात में है, दो समरूप त्रिभुज का भुजा 4:9 के अनुपात में, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका आप वर्ग कर दीजिए, यहीं पे सवाल में देखिए, यहाँ पे स्क्वायर, इसके मत्था पे 4 के मत्था पे स्क्वायर, 9 के मत्था पे आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आइए। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 अनुपात, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, यानी 16:81 आएगा, 16:81, यानी 34 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अब यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होगा कि समानुपाती होगा, पहले हम लोग समरूप का चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम सभी वर्ग, यानी कम से कम 2 वर्ग हम लोग बनाते हैं, वर्ग, ये वर्ग है, इसका भुजा बराबर हो, सब भुजा बराबर हो, समान हो, ये 2 वर्ग है, या कोई बड़ा ही वर्ग ले लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग वर्ग का पहले शर्त समझते हैं, यहाँ पे सारे कोण पे 90 90 90 90 का कोण होता है, 90 90 90 चारों कोण पे, चाहे वो छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, इस बड़ा वर्ग में भी 90, यहाँ पर भी 90, और यहाँ पर भी 90, और यहाँ पर भी 90, यानी सारे कोण क्या होते हैं 90 90 का। तो जब 90 90 के कोण होगा, इसका मतलब है कि कोण 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 समरूपता से सारे कोण बराबर होगा, इसमें भुजा भी सारे बराबर है, यानी एक जैसा ही देख रहा है ना, रूप जो है भले छोटा है और बड़ा है, समरूप तो उसी को कहते हैं, समान रूप होते, भले रूप छोटा है और बड़ा में फर्क हो, लेकिन कोण यहाँ समान है, कौन समान है, कौन तो समान इसका होते हैं ना, तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से ये दोनों समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांगसम के लिए मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा ये वर्ग पहला वाला उतना ही बड़ा वर्ग दूसरा वाला, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सर्वांगसम के लिए हो सकता है कि कोई वर्ग भरा हो, इसमें एक गुण, लेकिन चाहे जितना बड़ा वर्ग हो चाहे जितना छोटा वर्ग हो, लेकिन एक चीज कॉमन सामने आएगा, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल के कारण ये समरूपता का यानी सिद्धांत ज्यादा अति कर रहा है, सेटिस्फाइड, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर समरूप होना चाहिए, यानी समरूप नहीं होगा, वर्ग होते हैं, हाँ समरूप होंगे। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न के लिए देखेंगे। ए बी सी में, 36 नंबर प्रश्न में ए बी सी में डीई समानांतर है बी सी, यानी बी सी का, तो इस तरह की ए डी बट्टे के नीचे डी बी है और 3/5 इसका मान दिया हुआ है, यदि ए सी का मान इतना है तो ए ई का मान बताइए बताइए, यानी इसके लिए हम लोग पहले पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बनाने से हमको समझ में आएगा। जैसे पिक्चर है, इसका हम लोग पहले एक आकृति खींच लेंगे त्रिभुज का, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको डीई बी सी के समानांतर है, तो पहले तो हम लोग इसको एक नामकरण कर देंगे ए बी सी में। अब इसके समानांतर एक भुजा है, इसका नाम है डी ई, ये तो थेल्स प्रमेय का पिक्चर हो गया, ये थेल्स प्रमेय में हम लोग बार बार इस पिक्चर को पढ़ते हैं। चलिए, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला होता है एक तरफ के दोनों भुजा का अनुपात, एक तरफ और दूसरी तरफ के भी दोनों भुजा का क्या होगा अनुपात, एक तरफ के दोनों भुजा जैसे ए डी के बट्टा के नीचे बी बी बराबर ए ई बट्टा के नीचे ई सी। अब यहाँ पे ए डी का मान 3/5 दे रहा है और ए ई का मान जो दे रहा है, ए ई का मान कहीं नहीं दिया, ए ई का मान तो हमको निकालना है, और नीचे दे रहा है क्या ई सी, चलिए नीचे अपना क्या है ई सी, ई सी, यहाँ पे ई सी का मान भी नहीं है,
इसी का मान पता रहता तो यही का मान क्रॉस गुना करके भी निकाल लेते। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके लिए इस तरह के सवाल हम शायद पीछे पढ़े थे, आपको पिछले वाला वीडियो सेशन में 3/5 रहेगा, ए ई को भी रहने देंगे और नीचे जो इसी है इसके बदले, यानी ई जो इसी भुजा है इसके बदले हम लिख सकते हैं, जब ये पता करना हो तो पूरे एसी में से घटाओ, पूरे एसी में से घटाओ ए ई, लिख सकते हैं। सोचिए थोड़ा, पूरे एसी में से घटाओ, मान लीजिए कोई लाठी जो है हमको बता लेते कि वाट ई वाला पता करना हो, पूरा लाठी का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, पूरा लाठी का लंबाई ई पता है कि 7 है, आई नीचे का पता करना है, 10 में से 7 घटेगा, 10 में से पूरे बड़का लाठी 10 में से कितना घटेगा, छोटका लाठी जो पता है 7, यानी पूरे एसी में से घटाओ ए ई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलिए लिख सकते हैं कि नहीं, इसी की जगह लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना करा देंगे, पहले मान रखेंगे एसी का, क्योंकि हमको यहाँ एसी का मान पता है कितना 5.6, तो हम लोग यहाँ से पहले मान रखेंगे 3/5 बराबर ए का मान हमको पता नहीं, तो ए का मान अभी रहने देंगे, यहाँ तो पता नहीं, इसका तो निकालना ही है, और इसका मान 5 एसी का मान 6 दे रहा है, ऊपर देखिए आप यहाँ पे, और माइनस का ए ई। अब हम लोग इसको छोटा सा हल करेंगे, क्रॉस गुना अब करेंगे, तो ए ई में जब गुना होगा ए ई में ऐसे 5 से, तो 5 ए ई होगा, 5 ए ई, और इधर हम लोग 3 से जब गुना कराएंगे इसमें 5.6 में, तो 5.6 में जब 3 से गुना होगा तो 6×3 = 18 के 8 होगा, हाथ में 1 होगा, 5×3 = 15, 1 16, यानी 16.8 आएगा, और 3 से जब गुना होगा ए में तो 3 ए ई आएगा, 3 ए ई आएगा। तो अब ए इस साइड में है, तो हम इसको इस पक्ष से इस पक्ष में लाएंगे, तो इसका चिन्ह भले बदल जाएगा लेकिन लाना है ना, क्योंकि हमको मान निकालना है। तो माइनस का 3 है वो प्लस का 3 ए ई इस साइड चलाएगा, उधर 16 दशमलव कितना है 8, और 3 और 8, 3 और मतलब 5 मिलकर कितना हो जाएगा 8 ए ई, कितना हो जाएगा 8 ए ई, 16.8। अब हम लोग यहाँ से ए ई बराबर में, ए ई बराबर में 16.8 बट्टा के नीचे हम लोग 8 रख सकते हैं, और देखिए ये इसको काटेंगे, 8 से कटेगा 2 मरतबे 8 दूना 16, और 1 मरतबे 8, यानी 2 दशमलव कितना आएगा 1, 2.1, 2.1 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 2.1, यानी ए का मान, ये ए का मान ए ई यहाँ आएगा 2.1। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सवाल में चलेंगे। 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं आपको हम दे रहे 4 और 9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप ऐसे सवाल को क्या कर देंगे, वर्ग, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे और भुजा दिया हुआ रहे तो वर्ग कर देंगे, स्क्वायर मत्था पे लगा देंगे, और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे तो रूट से बाहर जैसे निकालने के लिए तो रूट से बाहर निकालेंगे, बस उसका भुजा क्या जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न के लिए जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, तो 4 होगा 16 अनुपात 9 9 81, यानी 16 81 अनुपात 9। चलिए 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, सबसे लास्ट प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या है। समबाहु त्रिभुज के सवाल पे है, तो समबाहु त्रिभुज सबसे पहला सवाल में पढ़े थे हम लोग, उसमें फॉर्मूला पढ़े थे इसका, समबाहु त्रिभुज, चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे, चाहे एक्स स्क्वायर कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3, इसके सामने लिखेंगे 36√3 बराबर का रूट का 3 बट्टा के नीचे 4 ए स्क्वायर, √3 से √3 यहाँ कट जाएगा, आपको पता होगा जब यहाँ ऊपर ऊपर का रहता है, नीचे एक छुपा हुआ है ना, तो ऊपर ऊपर का चीज कट जाता है। अब नीचे यहाँ नीचे का बचा हुआ है 4, यानी हम लोग जब क्रॉस गुना करेंगे तो 4 से 36 में गुना होगा, 4 से 36 में गुना होगा। चलिए पहले इसको हम पहले लिखते हैं अच्छे से, 36 बराबर इधर आएगा ए का स्क्वायर बट्टा के नीचे 4, नीचे इसके 1 है,
अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 से ए स्क्वायर में गुना होगा तो ए स्क्वायर, 4 से 36 में गुना होगा, 6 चौक 24 के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 दो 14, यानी 100 कितना आएगा 44। अब हम लोग ए का मान निकालना है ना हमको, यानी भुजा, भुजा इनकी भुजा, तो ए का मान निकालना है, यानी ए तो स्क्वायर को तो हटाएंगे ना, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो रूट का आएगा यहाँ पे क्या 144। अब यहाँ पे क्या होगा, आप द्विघात समीकरण समझ के इसमें आप प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब द्विघात समीकरण जैसे चैप्टर पढ़ा जाता है तो वहाँ पे आप स्क्वायर हटाने के लिए प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे भुजा कभी किसी चीज़ का माइनस में नहीं होता है, या तो 1 सेंटी 2 सेंटी 5 सेंटी प्लस का ही होगा, माइनस में नहीं होता। जैसे मान लीजिए क्लास में अगर 5 बच्चे बैठे हुए हैं तो 5 बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं एक भी बैठे हैं तो 0 बच्चे हैं, पर माइनस में बच्चे बैठ सकते हैं कभी, तब भी नहीं। कुछ चीज़ ऐसे हैं जो माइनस में संभव नहीं है, इसीलिए इसमें प्लस माइनस का चिन्ह के लिए आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्लस में ही मान आता है, बस मुझे प्लस उसका आगे छुपा हुआ है। जो भुजा है तो भुजा का मान हमेशा प्लस में होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर माइनस में आ भी जाता है तो उसको मॉड लगा के उसको प्लस किया जाता है, लेकिन प्लस में ही होता है। अब ये 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको बाहर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 सेंटी ये भुजा, यानी ए का मान, भुजा का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी 29 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सी। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज जो भी हम लोग के सेशन में पढ़ना था बच्चों को हम लोग कर चुके हैं अभी तक। हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि आपका तैयारी अच्छे से चलता होगा। आप मेहनत से अपने तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाइए तैयारी को, और याद रखिए कि अंत भला तो सब भला। साल भर आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, फिरे हैं, क्या किए हैं, तो सभी चीज़ को भूल जाइए आप। ठीक है, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।